उनके समर्थक नीचे जाके कमेंट करते रहते अरे तुम्हारे घर में बाजू में पानी नहीं आ रहा, तुम्हारे पड़ोस का स्कूल बर्बाद पड़ा है, तुम कमेंट कर रहे हो कि भैया जी को टिकट मिलना चाहिए, दादाजी का हम समर्थक। अरे पागल हो गए हो, तुम्हारे इस पागलपन के कारण सिवनी बर्बाद है। तुम्हें आज ये पूछना चाहिए कि इतने साल से भाई साहब ये आप एक्स व्यक्ति विधायक हैं, आप बताइए कि आपने क्या किया। वाई व्यक्ति जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, यदि आपको पार्टी ने मौका दिया था, आपको लोगों ने चुन के नहीं भेजा, लेकिन जितनों ने भी वोट दिया उन्होंने आपको वोट तो दिया ना, आपने उनके लिए क्या किया इतने साल से। आज जो पार्टी आज यदि कांग्रेस दावेदारी कर रही है कि हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, अरे तो भाई आपने किया क्या इतने साल सिवनी के लिए, लड़े क्या? ठीक है भाजपा ने नहीं किया, ये तो आज प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, इसलिए तो जनता उनसे नाराज है, लेकिन आपको क्यों वोट दे, आपने क्या किया? मैं देख रहा हूँ कि सिवनी की जनता भाजपा को हराने की कोशिश कर रही है। जैसे जब पहली बार में आपके अभी जो आपके विधायक हैं मुनमुन राय जी, उन्होंने जब पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा तो लोगों ने उनको बहुत समर्थन दिया, ठीक ठाक समर्थन दिया। पहली बार के चुनाव में भी उन्हें अच्छा समर्थन मिला, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है ना, क्योंकि कांग्रेस तो नहीं हरा पाएगी, ये लोगों को समझ में आ गया है ना कि कांग्रेस तो भाजपा को नहीं हरा पा रही है। लेकिन जब वो आए तो लोगों ने उनको थोड़ा समर्थन दिया। दूसरी बार में लोगों ने निर्दलीय जिता भी दिया, वो तो भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से आ गई। जो उनका एक आजकल जिसकी एक्सपर्टीज़ है उनको, कि पिछली बार तो मध्य प्रदेश की सरकार उन्होंने पीछे के दरवाजे से बना ली और कांग्रेसी बिक भी गए, दोनों चीज़ें हुई है ना। तो ये जो सिवनी की जनता को यदि आप देखेंगे, लास्ट टाइम यदि आप देखें तो असल में पिछले चुनाव में भी जनता का यदि आप रुख देखें तो आपको समझ में आएगा कि पब्लिक ने असल में बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया है। वो तो कांग्रेस इतनी दमदारी से नहीं लड़ पाई कि वो बीजेपी को हरा दें। नमस्कार, मैं शोभन शर्मा स्वागत करता हूं आपका खबर सत्य के नए प्रोग्राम चुनावी चर्चा में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गौरव जायसवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आज हम चर्चा करेंगे सिवनी से जुड़ी राजनीति और सिवनी से जुड़े कुछ जरूरी मुद्दों के बारे में। तो चर्चा शुरू करने से पहले आखिर हम जानेंगे गौरव जायसवाल जी का राजनीतिक सफ़र कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो गौरव जायसवाल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो हमारे दर्शकों को आप शॉर्ट में ब्रीफ करें कि आपका राजनीतिक सफ़र आखिर शुरू कैसे हुआ। नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी बात रख सकूं। राजनीतिक सफ़र तो मेरा बहुत लंबा नहीं है, क्योंकि मैं मतलब मैं अभी राजनीति में सक्रिय हूँ कुछ सालों से, और जिस तरीके से भारत में राजनीति में बड़े वयोवृद्ध लोग रहते हैं तो उस हिसाब से मेरा अनुभव तो बहुत छोटा है, बहुत नया हूँ मैं। लेकिन जो पब्लिक स्पेस में यदि कहा जाए, सार्वजनिक क्षेत्र में जो मेरा काम है वो 2009 से मैंने शुरू किया, लगभग 15 साल हो गए हैं। 2008 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। मैं उसके पहले एक टेलीकॉम एमएनसी में काम करता था। तो जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था तब भी मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चे कचरा बीनने वाले बच्चे हैं या चाय की दुकानों में काम करने वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने का काम मैं अपनी इंजीनियरिंग के समय से ही करता आया हूँ। और फिर जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की, मैं नौकरी में गया, तो फिर मुझे समझ में आया कि मेरा जो मन है वो शिक्षा के काम में ही है, और इसलिए मैं नौकरी छोड़ करके फिर शिक्षा के क्षेत्र में आ गया। पिछले 15 सालों में काम करते करते बहुत अच्छा अनुभव रहा, दुनिया घूमने मिली, बहुत सारे मैंने अलग अलग मुझे पढ़ने मिला, बहुत कुछ, बहुत लोगों से मैं मिला, दुनिया के अलग अलग देशों में मैं गया, अलग अलग देशों की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली को मैंने समझा। और इस सब में जो एक सबसे ज़रूरी बात मेरे समझ में आई वो ये है कि जैसे गांधी जी कहते थे कि कोई भी बदलाव का काम जो है वो दो तरह से होता है, एक है संघर्ष और एक है निर्माण। कि आपको एक काम करना होता है कि पहले तो एक तो आप निर्माण का काम करते हो कि आप कोई भी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मेरा काम है तो स्कूलों को सुधारने में प्रयास करना, शिक्षा के विषय में नया करिकुलम लिखना, नए तरीके पढ़ाने के खोजना, ये जो है ये निर्माण का काम है। किताबें लिखना ये निर्माण का काम है। लेकिन यदि आप ये प्रश्न नहीं उठाओगे कि स्कूल खराब क्यों है, यदि उसके लिए आप लड़ोगे नहीं तो फिर संघर्ष नहीं हो पाएगा। जब तक आप संघर्ष और निर्माण दोनों काम नहीं करोगे तब तक बदलाव नहीं हो सकता। और यही मुझे लगता है मेरी सीख है इतने सालों की, कि जब मुझे समझ आया तो फिर मुझे लगा कि राजनीतिक रास्ता लेना पड़ेगा।
अन्ना मूवमेंट से मैं एक तरह से सक्रिय हुआ। बहुत सारे सिवनी के लोकल लड़ाइयाँ हैं, जैसे 4 लेन का आंदोलन रहा, उसमें मैं काफ़ी सक्रिय रहा। उसके अलावा बीच में जब ये सड़क ख़राब थी नागपुर रोड, तो उस वक्त बहुत तरह तरह के विरोध प्रदर्शन रहे, उनमें मैं बहुत सक्रियता से मैं भाग लेता था। तो सिवनी की जो लोकल लड़ाइयाँ हैं, फिर बाद में रेलवे की है, और बहुत सारे अलग अलग समय पे सिवनी से रिलेटेड, सिवनी से संबंधित किसानों की लड़ाई रही, जब सिवनी के मक्का किसानों के लिए हमने किसान सत्याग्रह का आंदोलन खड़ा किया। तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग संघर्षों में मैं रहते आया हूँ, और वही मेरा मुख्य तौर पे राजनीतिक सफ़र है। तो गौरव जी, आप अक्सर आंदोलन हो, कोई मूवमेंट हो, उसमें आप बिल्कुल सक्रिय नज़र आते हैं, आम जनता के बीच में नज़र आते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब बाकी पार्टियों के नेताओं से अपन किसी समस्या के बारे में बात करते हैं कि यार अपनी विधानसभा क्षेत्र की मुख्य समस्या के बारे में, तो उनके मुंह से यही निकलता है बेरोजगारी, शिक्षा। तो ऐसी कोई वाकई में मुख्य समस्या हो, जैसे आप तो जनता के बीच में आते जाते रहते हैं, आपको नॉलेज भी होगा, जानकारी भी होगी, तो आपके हिसाब से ऐसी बहुत सी मतलब महत्वपूर्ण समस्या क्या है सिवनी विधानसभा क्षेत्र की? देखिए, सिवनी विधानसभा क्षेत्र की में बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये जो आपने मुझसे कहा, आज से 3 दिन पहले एक पीएससी एस्पिरेंट हैं जो सिवनी के हैं, और उनका पीएससी का मेंस निकल गया है और वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो जब वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आजकल पीएससी के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके क्या सोल्यूशन है। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि गौरव भैया मुझे समझना है, आप बताइए। तो मैं उनके साथ इसी प्रश्न की चर्चा में बैठा, और हमने लगभग 2.5 घंटे चर्चा करी। अच्छा। और लगातार समस्याओं पे हमने चर्चा करी और बहुत सारी डिटेल में बात करी। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा समझते हैं कि देखिए, 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक है सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याएं, एक है पॉलिटिकल प्रॉब्लम, राजनीतिक समस्याएं, और एक है आर्थिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक समस्याएं, है ना। तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और इनको अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो फिर बहुत लंबा समय हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक दो उदाहरण देकर के आपको बता देता हूँ। जैसे राजनीतिक समस्या सबसे बड़ी ये है कि पिछले लंबे समय से हमारे पूरे क्षेत्र में राजनीतिक नेतृत्व बनना बंद हो गया एक तरह से, और वो इसलिए बंद हो गया कि नए युवा जो राजनीति के क्षेत्र में आते हैं, उनको राजनीति में कोई बहुत अच्छा मौका नहीं मिलता, उन्हें कुछ नया सीखने नहीं मिलता। राजनीति का मतलब यही मान लिया गया है कि कोई एक नेताजी को पकड़ लो, आप उनके पीछे घूमते रहो, पोस्टर लगा लो, देखने में है ना, बैनर लगा लो, और वो आजकल वो बहुत चलता है मीम जो है कि मंत्री जी के साथ बिताए कुछ पल, और उस तरीके के मतलब जो बातें हैं। तो ये इससे युवाओं में किसी तरीके की राजनीतिक चेतना का सृजन नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई राजनीतिक चेतना क्या होती है? राजनीतिक चेतना होती है कि मैं मेरे सराउंडिंग, मेरे समाज में, मेरे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनमें जो समस्याएं हैं उनके प्रति मेरी सजगता क्या है, क्या उससे समाधान करने के लिए मैं किसी प्रकार का प्रयास करना चाहता हूँ, यदि करना चाहता हूँ तो करने के क्या तरीके हैं, ये मैं सीखूँ। आज के समय में ज़्यादातर जो नेतागिरी करने वाले जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनसे यदि आप कुछ बेसिक्स पूछोगे, पॉलिसी के बारे में पूछोगे, या फिर आप पूछोगे कि भैया मान लीजिए आपका गांव है, वहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र नहीं, आपको नया आंगनवाड़ी केंद्र खुलवाना है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? या फिर किसी एक कोई एक व्यक्ति है, उसे अपना आवासीय पट्टे की एप्लीकेशन करना है, आवेदन करना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? तो हमारे जो यंगस्टर हैं उनको पॉलिटिकली ना पॉलिसी में सीखने मिल रहा है, ना पॉलिटिक्स में सीखने मिल रहा है। पॉलिटिक्स में सीखने के लिए कोई प्रोटेस्ट हो, ऐसे बड़े आंदोलनों में वो जाएँ, अलग अलग तरीके से, इतना बड़ा आज बेरोज़गारी की समस्या है, अपने साथी युवाओं के लिए ही वो लड़ें तो उन्हें कुछ सीखने मिले। तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो सबसे मेजर है वो मुझे ये दिखती है। इसके अलावा बहुत सारी और समस्याएं हैं, जैसे पानी की प्रॉब्लम को यदि आप एक एक करके डाइसेक्ट करके देखेंगे तो जैसे एक तो भाई पानी के 2 मेजर उपयोग हैं, एक है ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर, और दूसरा है इरिगेशन। दोनों ही बहुत बड़ी समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र में। अगर आप ड्रिंकिंग वाटर की बात करोगे तो ड्रिंकिंग वाटर में भी दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली है अवेलेबिलिटी और दूसरी है क्लीनलीनेस, है ना, कि पानी की उपलब्धता और पानी की स्वच्छता, ये 2 बड़ी समस्याएं हैं। आज भी हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं जहां पानी की भारी किल्लत है। लोग एक हैंडपंप में गांव जो है वो पूरा निर्भर है पीने के पानी के लिए। सालों साल से वो जो एक नल जल योजना के नाम से एक प्रक्रिया चल रही है वो चली रही है, और जैसे सिवनी की जलावर्धन योजना इतने साल डिले हुई, वो भी डिले होती जा रही है और उसमें पानी नहीं आया है।
पानी की उपलब्धता एक बहुत बड़ी समस्या है, पानी की स्वच्छता भी एक बहुत बड़ी समस्या है। स्वच्छता या शुद्धता कहूँ मैं, या जिसको पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर यदि मैं कहूँ कि आपको बहुत सारे गांव मिलेंगे, सरगापुर है यहाँ पे, और भी आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे फ्लोराइड की प्रॉब्लम है। आपको आम तौर पे यदि आपको इसे चेक करना हो तो आपको गांव में अगर आप जाएंगे तो आपको बच्चों के या फिर बुजुर्गों के, जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं, उनके दांतों में आपको मार्क्स दिखेंगे, जो उसका रीज़न है फ्लोराइड युक्त पानी का कंजम्पशन। बड़ी मात्रा में अभी भी लोग जो हैं उनके पास पानी उपलब्ध नहीं है, और उपलब्धता के ना होने के कारण वो अशुद्धियों से युक्त, फ्लोराइड से युक्त, इस तरीके के मिनरल से युक्त पानी कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये समस्या जो है वो कितनी आसानी से सॉल्वेबल है। आज के समय में जो छोटे छोटे आरओ प्लांट्स आते हैं, आप इन गाँव को आइडेंटिफाइड भी हैं, गांव आपको आइडेंटिफाई भी नहीं करना। एनआरएचएम का सर्वे हो चुका है, आज नहीं 20 साल पहले हो चुका है। आप जाइए यहाँ पर आपके एनआरएचएम के ऑफिस में जाएंगे तो आपको सर्वे मिलेगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने गांव जो हैं वो फ्लोराइड से जहाँ पे पानी युक्त है, और उनको आप आरओ कर दो। तो ये हो गया पोर्टेबल पानी, पीने के पानी की समस्या। अब इरिगेशन कि पानी के जो सिंचाई का पानी है, अब एक तरफ से यदि आप शुरू करें तो लाल माटी के क्षेत्र में अभी भी आंदोलन चल रहा है, किसान पानी की मांग कर रहे हैं। वहाँ पे सालों साल से अलग दोनों पार्टियों के नेता जाते हैं, किसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके साथ आंदोलन करने का ड्रामा करते हैं, लेकिन वहाँ पे आज भी पानी नहीं आया। किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। उसका जो सोल्यूशन है वो टेक्निकली बहुत ही फिजिबल सोल्यूशन है कि आपको वहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन की मांग करनी पड़ेगी, आपको प्रेशराइज्ड पाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से इरिगेशन देना पड़ेगा। ये एक समाधान है जो है अवेलेबल है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं कर रहा, कोई ये करना नहीं चाहता। फिर आप यहाँ आएंगे, आपका जो जहाँ पे असल में नहरें बन चुकी हैं वहाँ नहरों की क्वालिटी की प्रॉब्लम है। इतना ख़राब क्वालिटी की नहर बनी है कि आप सत्यानाश कर दिया उन्होंने पानी, तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। ये जो मेन कैनाल है आपकी राइट बैंक कैनाल, आरबीसी जिसको कहते हैं, आपके माचा गोरा की, ये जाना है आपके कलारमांकी तक पानी जाना है। इसमें इसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि यहीं से पानी नहीं आगे बढ़ा तो कलारमांकी कैसे जाएगा। तो अगर वही मैंने आपसे कहना, यदि समस्याओं पे बात करेंगे तो हम मतलब घंटों दिनों तक बात कर सकते हैं। इतनी सारी समस्याएं हैं, पानी से लेके, शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके, कुपोषण से लेकर, बहुत लंबी सूची है समस्याओं की सिवनी क्षेत्र। बिल्कुल। तो गौरव जी, जैसे आम आदमी पार्टी का इस बार चुनावी मैदान में उतरना पूरी तरीके से तय है, तो सिवनी एक ऐसी विधानसभा है जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों की आपस में टक्कर बहुत ज़बरदस्त रहती है, और टक्कर ज़बरदस्त रहने के साथ साथ लगभग 1990 से, यानी लगभग 33 साल पूरे हो चुके हैं जहां भाजपा ने कांग्रेस को हार का मुंह लगातार दिखाया है। और ऐसे समय में आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी बीच में आके बिल्कुल कि भाजपा और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ के अपना झंडा गाड़ सके? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि पिछले 33 वर्षों से सिवनी की जनता भाजपा को जिता रही है। बिल्कुल। असल में ऐसा है नहीं, ये पूरा सच नहीं है। पिछले 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ कि सिवनी की जनता भाजपा को हराने की कोशिश कर रही है। जैसे जब पहली बार में आपके अभी जो आपके विधायक हैं मुनमुन राय जी, उन्होंने जब पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा तो लोगों ने उनको बहुत समर्थन दिया, ठीक ठाक समर्थन दिया। पहली बार के चुनाव में भी उन्हें अच्छा समर्थन मिला, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है ना, क्योंकि कांग्रेस तो नहीं हरा पाएगी, ये लोगों को समझ में आ गया है ना कि कांग्रेस तो भाजपा को नहीं हरा पा रही है। लेकिन जब वो आए तो लोगों ने उनको थोड़ा समर्थन दिया। दूसरी बार में लोगों ने निर्दलीय जिता भी दिया, वो तो भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से आ गई। जो उनका एक आजकल जिसकी एक्सपर्टीज़ है उनको, कि पिछली बार तो मध्य प्रदेश की सरकार उन्होंने पीछे के दरवाजे से बना ली और कांग्रेसी बिक भी गए, दोनों चीज़ें हुई है ना। तो ये जो सिवनी की जनता को यदि आप देखेंगे, लास्ट टाइम यदि आप देखें तो असल में पिछले चुनाव में भी जनता का यदि आप रुख देखें तो आपको समझ में आएगा कि पब्लिक ने असल में बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया है। वो तो कांग्रेस इतनी दमदारी से नहीं लड़ पाई कि वो बीजेपी को हरा दें। इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि सिवनी की जो जनता है वो वेट कर रही है एक ऑप्शन का, वो असल में इंतज़ार में है कि कोई ऐसा विकल्प उन्हें मिले जो विकल्प मजबूत हो, जो जिस विकल्प के पास कोई विजन हो, बदलाव का कोई मॉडल हो, तो फिर वो
बैठे हैं कि लोग बस इंतज़ार में हैं कि कोई लोगों को विकल्प प्राप्त हो। तो आपका कहना यह है कि सिवनी विधानसभा की जनता विकल्प की तलाश में। लेकिन मान लीजिए, चलिए आपकी बात ये सही भी है कि सिवनी विधानसभा की जनता विकल्प की तलाश में है, लेकिन अक्सर देखा जाता है और सुनने में यही आता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही वोट काटती है। तो ऐसे में विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी सामने आती भी है और वो कांग्रेस के वोट काटती है, तो फ़ायदा तो फिर भी भाजपा का ही होना। इसमें मैं आपको बताऊं, मुझे हंसी क्यों है, इसमें समझने की बात है कि कांग्रेस का वोट कौन सा वोट है जो कांग्रेस का वोट है। ये जो आप बोल रहे हो कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कांग्रेस का वोट, कौन सा वोट है जो कांग्रेस का वोट है? सुनने में तो यही आता है, कांग्रेस यही कहती है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा समझ के देखते हैं। किसी भी पार्टी का एक बेस वोट होता है। वो बेस वोट कौन होता है? या तो वो आइडियोलॉजिकल बेस वोट है, विचारधारात्मक, की जो उस पार्टी की विचारधारा से सहमत है ना। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक बेस वोट है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत है, इसलिए कमल का बटन दबाता है। दूसरा होता है उस पार्टी का कार्यकर्ता, वर्कर, संगठन का आदमी है कि भाई यदि मैं आम आदमी पार्टी का वर्कर हूँ, आम आदमी पार्टी का मेंबर हूँ या पदाधिकारी हूँ, तो मैं तो पार्टी को वोट दूंगा ही। तो मैं एक तरीके से पार्टी का बेस वोट हो गया। तो ये है बेस वोट। अब इसमें जब आप कांग्रेस का वोट कहते हैं तो कांग्रेस का बेस वोट कहाँ है, कौन है? आज की डेट में मुझे लगता है सिवनी में बहुत मुश्किल से बमुश्किल 2-3 हज़ार लोग होंगे जो कांग्रेस को सिर्फ ये इसलिए वोट देते हैं कि वो कांग्रेसी हैं। ऐसा कोई बेस वोट जो है वो कांग्रेस के पास अवेलेबल नहीं है, आज के समय में तो नहीं है। तो इसीलिए कांग्रेस असल में निर्भर करती है स्विंग वोट पे, जिसको आप स्विंग वोट कहते हैं। ऐसा वोटर जो भाजपा से नाराज़ है, ऐसा वोटर जो भाजपा की नीतियों से परेशान है या फिर जिससे लग रहा है कि उसे बदलाव चाहिए, वो वोटर जो है उसको कांग्रेस को लगता है कि हमारा वोटर है। भले ही हम उस वोटर के लिए लड़े नहीं, भले हमने कुछ नहीं किया, भले हमने जो कैंडिडेट उतारा वो किसी तरह से लोगों को होप नहीं दे रहा, उम्मीद नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी कांग्रेस मानती है कि ये हमारा बेस वोटर। और तब जब कोई तीसरा विकल्प आता है, एक उम्मीद लेकर के आता है लोगों के बीच में, जैसे कि गुजरात में हुआ, आम आदमी पार्टी गई, आम आदमी पार्टी लड़ी गुजरात। ऐसे स्टेट में जहाँ पे कांग्रेस सालों साल से लड़ी नहीं रही थी, कंपटीशन ही नहीं खड़ा हो रहा था जहाँ बीजेपी के अगेंस्ट, वहाँ पे एक नई पार्टी जाती है, जाकर के मेहनत करती है, ज़मीनी स्तर तक संगठन बनाती है, एक अच्छा मैनिफेस्टो लेकर के आती है, शानदार कैंपेन करती है, और उसके बाद पब्लिक जो है वो 15% वोट, 45 लाख लोग तय करते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के झाड़ू पे वोट देंगे। जब ये हो जाता है तो फिर कांग्रेस रोने लगती है कि अरे ये तो हमारा वोट लेके हमारा, अरे आपका वोट कहाँ है? वो स्विंग वोट है जो उनसे नाराज़ है, आपसे उम्मीद नहीं रखता। लोग भाजपा से नाराज़ हैं, कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहते। मैं फिर से रिपीट करूँ, लोग भाजपा से नाराज़ हैं, भाजपा से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, और सबसे ज़्यादा भाजपा के कार्यकर्ता परेशान हैं, और कांग्रेस को वो वोट देना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी एक उम्मीद की तरह आती है और लोग आम आदमी पार्टी को वोट दे देते हैं। बिल्कुल। तो आपने अभी भी कहा कि जैसे गुजरात में आम आदमी पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके गई। अब मैनिफेस्टो की बात करें तो अब जैसे सिवनी में आम आदमी पार्टी के और आपके जो समर्थक हैं, उनका कहना यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी से विधायक पद के लिए टिकट आपको मिलना तय है। यदि ये बात सच है, और अब इसमें सच्चाई है नहीं है तो आप ही बताएंगे, और यदि है भी तो इसमें आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या रहेगा सिवनी के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी 230 विधानसभाओं में, ये पार्टी की रणनीति है। पार्टी लड़ेगी तो कोई ना कोई कैंडिडेट लड़ेगा। यदि पार्टी मुझे, क्या मैं टिकट मांगूंगा? हाँ, मैं टिकट मांगूंगा, बिल्कुल। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बिल्कुल मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे जैसे और भी कार्यकर्ता हैं, वो भी मेरे भाई हैं, मेरे साथ में भाई हैं, बहनें हैं जो मेरे साथ में पार्टी में काम करते आए हैं। क्या वो टिकट मांगेंगे? हाँ। क्या मैं उनकी दावेदारी का समर्थन करता हूँ? हाँ, बिल्कुल। हर वो व्यक्ति जिसने पार्टी का एक झंडा भी लगाया है, उसे चुनावों में पार्टी से टिकट मांगना चाहिए, मैं भी मांगूंगा। लेकिन ये जो आपका प्रश्न, इसमें मुझे थोड़ा सा ये मुझे ऑब्जेक्शन देता है। मैं बताता हूँ क्यों आपको। जैसे ही चुनाव आता है तो अचानक ये चर्चा बहुत बढ़ जाती है कि यार भाजपा से कौन कैंडिडेट रहेगा, कांग्रेस से कौन कैंडिडेट रहेगा, ये 4 लोग हैं, इसमें ये आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहा है, अब इसकी दावेदारी बड़ी हो गई। हमने चुनाव को मुर्गे की लड़ाई बना दिया है। चुनाव शुरू होने से पहले सारे लोग मिलकर के क्या बात कर रहे हैं
यार भाजपा किसको टिकट देगी, कांग्रेस किसको टिकट देगी, इसका टिकट कट गया तो उसको टिकट मिल गया, तो अरे आपको क्या करना है किसको टिकट मिल रहा है किसका टिकट कट रहा है। जो पब्लिक है, जो आम लोग हैं, हमें हमारी समस्याओं की चिंता होनी चाहिए ना। हमें ये चिंता होनी चाहिए कि भाई कल को जो भी पार्टी जिस भी कैंडिडेट को टिकट दे रही है, क्या वो कैंडिडेट इस लायक है कि वो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। क्या वो कैंडिडेट जो है वो आपके बीच में, आपको कोई उससे उम्मीद दिखती है कि यार ये यदि विधायक बन गया, ये यदि चुन के आ गया तो ये विधानसभा में जाकर के मजबूती से हमारा प्रश्न उठा सकता है। इसको जो है विधायिका की इतनी समझ है, क्या इसकी समझ इतनी मजबूत है कि ये विधानसभा में जाकर के हमारे क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाएगा। क्या इसकी लीगल समझ इतनी अच्छी, क्या इसकी पॉलिटिकल समझ इतनी अच्छी, क्या इसकी पॉलिसी की समझ इतनी अच्छी है कि मजबूती से अपनी बात रख सकता है। या फिर क्या इस कैंडिडेट ने जो चुनाव लड़ रहा है, इसने चुनाव लड़ने से पहले कुछ लोगों के लिए किया है, क्या सच में इसने लोगों के साथ कोई काम किया है, किसी तरीके का सामाजिक इसका योगदान है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसको टिकट मिलेगी। अरे पार्टी इतनी मेहनत कर रही हैं, डीजल जला रही हैं, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, उनके हिमाचल प्रदेश से और तमिलनाडु से और पता नहीं कहाँ कहाँ से पर्यवेक्षक आ रहे हैं। सारी पार्टी, हमारी पार्टी के पंजाब से लोग आ रहे हैं ना, वो करेंगे तय, पार्टियां तय कर लेंगी कि कैंडिडेट कौन है। जनता को इसमें मत उलझाइए। ज़्यादातर मेरा जर्नलिस्ट से जितने भी लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं या फिर जो लोग जर्नलिस्ट भी हैं, मैं बहुत देख रहा हूँ सिवनी के जर्नलिस्ट सुबह से रात तक फेसबुक पे पोस्ट करते रहते हैं कि कांग्रेस से इसको मिलेगी, ये भैया 4 के नाम लिख देते हैं, फिर उसके उनके समर्थक नीचे जाके कमेंट करते रहते हैं। तुम्हारे घर में बाजू में पानी नहीं आ रहा, तुम्हारे पड़ोस का स्कूल बर्बाद पड़ा है, तुम कमेंट कर रहे हो कि भैया जी को टिकट मिलना चाहिए, दादाजी का हम समर्थक। अरे पागल हो गए हो, तुम्हारे इस पागलपन के कारण सिवनी बर्बाद है। तुम्हें आज ये पूछना चाहिए कि इतने साल से भाई साहब ये आप एक्स व्यक्ति विधायक हैं, आप बताइए कि आपने क्या किया। वाई व्यक्ति जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, यदि आपको पार्टी ने मौका दिया था, आपको लोगों ने चुन के नहीं भेजा, लेकिन जितनों ने भी वोट दिया उन्होंने आपको वोट तो दिया ना, आपने उनके लिए क्या किया इतने साल से। आज जो पार्टी आज यदि कांग्रेस दावेदारी कर रही है कि हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, अरे तो भाई आपने किया क्या इतने साल सिवनी के लिए, लड़े क्या? ठीक है भाजपा ने नहीं किया, ये तो आज प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, इसलिए तो जनता उनसे नाराज है, लेकिन आपको क्यों वोट दे, आपने क्या किया? तो ये जो मुख्य प्रश्न है, पानी का प्रश्न, शिक्षा का प्रश्न, विकास का प्रश्न, रोजगार का प्रश्न, इतनी बड़ी संख्या में हमारे सिवनी के आदिवासी भाई बहन हैं। अभी त्यौहार आएंगे, आप देखिए रक्षाबंधन आएगा, दिवाली आएगा, दशहरा आएगा। अब त्यौहार के समय सिवनी बस स्टैंड में जाकर के देखिए, रात के समय 8-9 बजे 10 बजे आपको 20-20, 25-25 के ग्रुप्स में लोग पोटली बांधे हुए, बाल्टी सामान लेकर के वापस आते मिलते हैं। आप उनसे रात में पूछेंगे भैया कहाँ जा रहे हो, तो आपको बताएंगे भैया हम धनौरा जा रहे हैं, कि हम घनसौर जा रहे हैं, कि हम चमारी जा रहे हैं, कि हम बखारी जा रहे हैं, कि हम कलार माकी जा रहे हैं। इस क्षेत्र के, हमारे ही क्षेत्र के लोग जो हैं वो मजदूरी करने के लिए पलायन करते हैं अपनी बहू बेटियों को लेकर के। आप सोचिए, सिवनी का एक व्यक्ति अपनी 16 साल की, 15 साल की, 17 साल की बच्चियों को लेकर के जब जाकर के नागपुर के किसी कंस्ट्रक्शन साइट में रहता होगा और वहाँ काम करता होगा, तो उस बच्ची की सुरक्षा का क्या होता होगा, उस बच्ची के सैनिटरी हेल्थ का क्या होता होगा, है ना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का क्या होता होगा, है ना, उस बच्ची की शिक्षा क्या होता होगा। लोग अपने बच्चों के भविष्य को ताक में रख करके रोज़गार की तलाश में हमारा क्षेत्र छोड़ करके जाते हैं, अपने परिवार का रिस्क लेकर के, जान का रिस्क लेकर के और अपराध का रिस्क लेकर के यहाँ से जाकर के काम करते हैं। ये हमारी समस्या है और हमें ज़रूरत है कि ये छोड़ दें कि कौन सी पार्टी किसको टिकट देगी। पार्टी का काम है टिकट देना, हमारा काम है कि हम जनता के मुद्दों पे अड़े रहें। वो सारे लोग जो राजनीति कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, भाजपा में भी मित्र हैं, कांग्रेस में भी मित्र हैं, उसमें से कुछ हमारे वरिष्ठ हैं जो इस बार टिकट मांग रहे हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं जो टिकट मांग रहे हैं। मैं उन सब से ये कहना चाहता हूँ कि आप यदि चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें, आप राजनीति में रहें, तो आप जनता के मुद्दों की बात कीजिए। ये सब जो लगा है कि इसकी दावेदारी ज़्यादा कि हम भैया जी के साथ हैं, कि हम दादाजी के साथ हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इससे लोगों का जीवन नहीं बदलेगा। आज हम राजनीति में उतरे हैं, 15-20 साल, यदि 25 साल 30 साल हम राजनीति में रहें, तो कम से कम उसके बाद जब हम पलट के देखें तो हमें लगे कि हमने अपने क्षेत्र के लिए, जिस जनता के साथ हमने इतने साल तक राजनीतिक कार्य में हम रहे, उसके लिए हमने कुछ किया, हमारा सिवनी कुछ बदला। ये यदि इस सपने के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो फिर शायद कुछ बदलेगा, सिवनी में कुछ बदलेगा, और जब हमारा घर बदलेगा, हमारा मोहल्ला बदलेगा, हमारा शहर बदलेगा, तभी फिर देश बदलेगा। तो गौरव जी, जैसा आपने कहा कि अभी पार्टियों को, नेताओं को मुद्दे पर आना चाहिए, तो एक छोटी सी और बहुत बड़ी समस्या अपने यहाँ
है बुधवारी, और बुधवारी में पब्लिक टॉयलेट। महिलाओं को ले लें चाहे जेंट्स को ले लें, जेंट्स तो चलो जैसे तैसे चले भी जाएंगे, लेकिन महिलाओं के जब पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने की बात आएगी तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ के पब्लिक टॉयलेट में शहर की महिलाएं जा सकती हैं। इतनी बुरी हालत वहाँ की हो रखी है। तो इस पर जैसे अब इतने साल से भाजपा है, कांग्रेस है, नगर पालिका के लोग, चाहे विधानसभा की बात करें, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि ज़रूरी चीज़ों को बिना किसी के बोले वो समस्या का समाधान कर पाएँ। देखिए, एक बात तो है कि बिना किसी के बोले समस्या का समाधान नहीं होगा, ये बात हमें मान लेना चाहिए। यदि सिवनी वाले लड़ते नहीं तो 4 लेन बनती नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये तो हमको पहले मानना पड़ेगा कि आपको समस्या को हाईलाइट तो करना पड़ेगा, है ना। आप सोचेंगे कि कोई ऐसे जनप्रतिनिधि, बहुत आपको रेयर कभी ऐसी स्थिति मिलेगी कि जनप्रतिनिधि ही इतने अच्छे आ गए कि वो सारी समस्याओं को खुद ही आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने लगे, वो स्थिति अभी नहीं आने वाली। लेकिन यदि आज इतनी बड़ी संख्या में ये समस्या, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बुधवारी में कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं शादी के सीज़न में शॉपिंग करने के लिए, तो आप देखिए कितनी भीड़ रहती है बुधवारी में। लेकिन ये प्रॉब्लम किसी को दिख क्यों नहीं रही भाई? मैं आपको बताता हूँ, बुधवारी मेरी नानी का घर है। अब तो मेरी नानी रही नहीं, लेकिन अब मेरे मामा रहते हैं अभी भी वहाँ पर। बुधवारी में मुझे याद है, मैं मामा के घर में दोपहर के टाइम में यदि बाज़ार का समय रहता है, शादी के सीज़न में रहो, तो कई बार महिलाएं आती थीं, दरवाज़ा खटखटाती थीं और वहीं मामी से या हमारी अम्मा से बोलती थी कि अम्मा जी हम बाथरूम चले जाएं क्या, है ना। तो आप, हाँ, घर में, क्योंकि हमारा घर है वहाँ पे। तो ये इस तरीके की स्थिति आज से नहीं है, ये सालों साल से विजिबल प्रॉब्लम है। वहाँ पे ब्यूटी पार्लर्स हैं, वहाँ पे जनरल स्टोर है जहाँ पे लड़कियाँ काम करती हैं, वहाँ पे कपड़े की दुकान है जहाँ पे लड़कियाँ काम करती हैं। छिंदवाड़ा चौक में आपको बताता हूँ, अब जाकर के छिंदवाड़ा चौक में पब्लिक टॉयलेट बना है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कम से कम 4-5 साल से चिल्ला रहा हूँ कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग जगहों से, चारों तरफ से बसें आती हैं, लोग 3-3, 4-4 घंटे का सफ़र करके यहाँ पे उतरते हैं। यहाँ पे महिलाओं को और पुरुषों को भी, सभी को ज़रूरत पड़ती होगी और पड़ती है। लोग कहाँ जाएं? मतलब पब्लिक टॉयलेट जैसी बेसिक एम्यूनिटी। मैं आपको बताऊं, मैं स्वीडन में था, मैंने वहाँ ये ऑब्जर्व किया कि इवन मिनिस्ट्रीज़ के प्रोग्राम हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जिस इस लेवल के लोग जिस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, उस कार्यक्रम में आते हैं। वहाँ सबसे पहले पता है क्या अनाउंसमेंट होता है? एक व्यक्ति आएगा, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, आप समझिए, प्रधानमंत्री का या बड़े स्तर पे, वो आकर के ये बताता है सबसे पहले एक व्यक्ति कि हम यहाँ पे जिस हॉल में है, यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ में टॉयलेट है, अच्छा, पीने के पानी की जगह जो है वो राइट में है। उसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है। बेसिक चीज़ें, ये आप सोचिए ना भाई, बिल्कुल बेसिक है, बेसिक का आवश्यकता है ना, ये तो आपकी मानव एक बेसिक मूलभूत आवश्यकता है, हर किसी की। हमें ये दिख क्यों नहीं रहा? पब्लिक टॉयलेट नहीं है, हमारे पास गार्डन्स नहीं है, हमारे पास बुज़ुर्गों के टहलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए ओपन स्पेसेस नहीं। पहले इतने खेल मैदान थे। मैं यहीं छिंदवाड़ा चौक के पास में रहता हूँ। तिलक स्कूल के ग्राउंड में हम लोग क्रिकेट खेलने आया करते थे। फिर उसके इसके आगे पीछे आपके जो मठ तालाब के सामने वाला जगह है, जो नस फैक्ट्री के बाजू वाली जगह थी, वो खाली, हम वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। फिर उसके पीछे आपके मठ मंदिर के पीछे वाला ग्राउंड है, वहाँ इतने सारे आसपास ही खेलने की जगहें थी। आज आप देखिए, थी आज धीरे धीरे अब तिलक स्कूल का ग्राउंड जो है वो बंद हो गया है सब तरफ से, है ना। बाउंड्री वालों के यहाँ पे ताला लग जाता है, बच्चे वहाँ शाम को नहीं खेल सकते। हमारे यहाँ खेल के मैदानों की इतनी भारी कमी है। उसके बाद यदि पेरेंट्स ये शिकायत करेंगे कि यार हमारा बच्चा तो पबजी खेलता रहा है, तो पबजी तो खेलेगा ही ना। आप उसको ग्राउंड दोगे खेलने के लिए तो पबजी खेलना बंद करेगा। आप उसको क्रिकेट का बैट दो, फुटबॉल दो, वॉलीबॉल दो, जाकर के वो करेगा। पर हमारे यहाँ इतने सालों में हमारे जनप्रतिनिधियों की नज़र में ये बात नहीं आई। स्पोर्ट्स जैसी बेसिक सुविधाएं, टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं, ये यदि हम नहीं इन पे फोकस करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है कि हम जो विकास की और ये सारी जो बातें करते हैं ये सब बेमानी हो जाएंगी। तो ये भी अपने आप को छूना है नहीं, आवाज़ जब तक ना उठाए तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल लड़ना पड़ेगा और आपको अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी पड़ेगी। विशेष तौर पे जो राजनीतिक लोग हैं, जो पॉलिटिकल रिजीम है, उसका ये काम है कि वो मुद्दों पे रहे। और मैं जब पॉलिटिकल रिजीम कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक लोग कह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ राजनीतिक दलों के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पत्रकारों की भी बात कर रहा हूँ,
मैं ऐसे सोशली एक्टिव लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो फेसबुक पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सोशल मीडिया में एक्टिवली बात अपनी रखते हैं। तो इस तरीके के जो सारे लोग हैं उन सबको मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों पे फोकस करना पड़ेगा। जब आप मुद्दों पे फोकस करेंगे तो पब्लिक अपने आप ऐसे लोगों को चुनेगी जिनसे उन्हें उम्मीद है, और नहीं तो फिर सबसे आसान है कि आखिरी दिन में वही दारू पैसे वाला वोट और फिर उसके बाद 5 साल का रोना। तो चलिए गौरव जायसवाल जी के साथ आज की चुनावी चर्चा पर यहीं विराम लगाते हैं। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी चुनावी चर्चा के अगले शो में किसी नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।